हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जैसे बढ़ता हुआ पॉल्यूशन या वेरियस लाइफ स्टाइल, तो इस विषय के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में इसके लगभग 2 करोड़ पेशेंट्स हैं और हेल्थ लिटरेसी ना होने की वजह से वो उसे प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते और इसकी वजह से इसमें मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए क्योंकि मैं इसमें इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ और वो भी है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 जो है वो अस्थमा के लिए है और ये जो अस्थमा है वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से जो उनका लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहती है। तो ये जो अस्थमा है ये इसमें बेसिकली जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है जिसे हम ब्रेथलेसनेस कहते हैं या डिस्निया कहते हैं और साथ ही में लंग्स में से साए साए की आवाज़ आती है क्योंकि जो ये इसमें बेसिकली इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है जो एयर पैसेज के अराउंड में उसको स्वेलअप कर देता है और उसकी वजह से ये जो हवा वाला पैसेज होता है वो सकरा हो जाता है और इसके कारण पेशेंट को के लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचने में मुश्किल होती है। और तो चलिए जानते हैं इसके फैक्टर्स क्या हैं और ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 किस प्रकार से अस्थमा के पेशेंट्स को हेल्प करता है। बेसिकली अस्थमा के जो कारण हैं उसमें पहला कारण आता है हेरिडिटरी। जैसे अगर पेरेंट्स में होता है तो बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा इसका कारण है द एलर्जीज। तो एलर्जी कई बार वो जो रोगी होता है या पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द एलर्जेंस। एलर्जेंस हमारे एनवायरनमेंट में भी होते हैं जैसे कि अगर हम पोलेंस की बात कर लें या फिर जो मोल्ड्स होते हैं, एक तरह का फंगस होता है जो चीज़ें जो खराब होती है उसके ऊपर पाया जाता है, या फिर कई बार एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो भी एलर्जेंस का काम करते हैं। और कई बार ऐसे फूड में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं या खाने वाली कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अस्थमा कॉज करती हैं। फिर तीसरी चीज़ जो होती है वो है इन्फेक्शंस। वेरियस बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और जब ये इन्फेक्शंस होते हैं तो इनकी वजह से भी अस्थमा कॉज होता है। फिर इसके अलावा कुछ रिफ्लक्स फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं वो वेगस नर्व के द्वारा सप्लाइड रहते हैं और इसका स्टिमुलेशन अगर किसी वजह से होता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है, तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू ये जो है वो कांस्टेंट डिस्निया या नैरोइंग ऑफ एयर पैसेजेस हो जाती है और जिसमें कि जैसे हम बोलते हैं कोल्ड एयर। कई बार आपने देखा होगा कि किसी अस्थमा वाला पेशेंट होता है, वो कई बार आपका अगर पुराना पेशेंट है तो वो हिस्ट्री देता है कि ठंडी हवा में गए और उसके बाद से ये अस्थमैटिक अटैक आ गया। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि अस्थमा को ट्रिगर करने में सहायक होते हैं। तो इसमें जो मेडिसिन होती है जैसे कि हमारा मैकफॉस है जो कि कोल्ड एयर से ट्रिगर्ड अस्थमा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, वो इस बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 में मिलाया गया है। तो मैकफॉस इन फैक्टर्स को लेकर काम करता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। फिर इसके बाद में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, जिनमें बहुत एंजाइटी होती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, वरीज होते हैं, कुछ ग्रीफ यानी बुरी यादों के इफेक्ट्स होते हैं, तो वो भी इस तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है जो अस्थमा को प्रेसिपिटेट करता है और उसमें अस्थमा पेशेंट को डेवलप होता है। तो इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इसमें जो एक मेडिसिन मिलाई गई है और वो है काली फॉस, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को केयर करती है और उसके कारण से जनरेट जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि अस्थमा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा काम करती है और उसे ठीक करने में मदद करती है।
तो इसके अलावा इसमें एक और मेडिसिन मिलाई गई है जिसे कि नेट्रम म्योर कहते हैं। ये बॉडी के हर सिस्टम पे काम करती है। ये सॉल्ट के रूप में एसेंशियल सॉल्ट है जो इस कॉम्बिनेशन में मिलाया गया है, और ये काफ़ी सारे इन सारे फैक्टर्स को, चाहे वो एलर्जिक फैक्टर्स हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो, हेरिडिटरी फैक्टर्स हो या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो, इन सारों को कंबाइनली बहुत लेकर काम करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एक और सॉल्ट इसमें जो चौथा सॉल्ट मिलाया गया है वो है नाट्रम सल्फ। नाट्रम सल्फ सॉल्ट जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा काम करता है, और ये जो है जो कफ अंदर जमा होता है उसको निकाल बाहर करने में सहायक है। और ह्यूमिड अस्थमा यानी कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, नमी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से अस्थमा होता है, तो उसके लिए बहुत कारगर है। तो ये हमने देखा कि वेरियस मेडिसिन्स और वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से इसमें मिक्स किए गए हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन्स जो हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं और अस्थमा को ठीक करने में सहायक होती है। तो ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 का वेरियस मेडिसिन्स थी जो इसमें मिलाई गई है। अब ये मेडिसिन्स जो होती हैं या ये कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल है, तो ये इस तरीके से हेल्पफुल है कि यदि आपको ऐसा लगता है या कि अस्थमा की शिकायत बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में कार्य करता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में यानी कि आपकी जो मेडिसिन चल रही हैं तो उसके साथ आप इसे सपोर्ट के रूप में ले सकते हैं। तो ये धीरे 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 आपके जो अस्थमा है उसको ठीक करने में सहायक होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 एडिक्टिव है? तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है। तीसरा क्वेश्चन लोग अक्सर रेज करते हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो ये मेडिसिन्स के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये पूरी तरीके से सेफ है और इसे बच्चों को और बुज़ुर्गों को साथ साथ में एडल्ट्स को भी बिल्कुल दिया जा सकता है। फिर हम इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि डोजेस क्या हों। तो अगर एडल्ट होता है तो उसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार मुंह में रख के चूसने के लिए दी जाती है, और अगर बच्चा है तो उसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार दी जा सकती हैं। तो अगर आपके सामने या कोई भी ऐसे केसेस होते हैं तो जिनमें अगर क्रॉनिक अस्थमा की शिकायत है या फिर न्यूली अभी डेवलप हुआ है, तो आप इसको इनिशियल लेवल पर इस मेडिसिन से मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल रेमेडी है, सेफ रेमेडी है, और इसका इस्तेमाल सेफली किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको इस बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मैसेज में जाकर ज़रूर से पूछिए। मैं इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।